वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट जो है केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और जो हमने आज लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक रिएक्शन लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कार्बन जो है ये कंबाइन हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक केमिकल रिएक्शन है मेरे पास, और ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें एक कार्बन, या राइट हैंड साइड में भी एक कार्बन, और लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड में दो ऑक्सीजन और यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन, इसलिए ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखोगे ये रिएक्टेंट साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड, इसको आप एनालाइज करो, इसका मास आप चेक करो कि रिएक्टेंट साइड में जितने भी सबस्टेंसेस, जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में, उनका मास कितना है। रिएक्टेंट साइड का मास अगर हम देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड में कौन कौन सी चीज़ है हमारे पास, एक तो कार्बन है, दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन O2 डाइऑक्सीजन। ठीक, अब इस कार्बन का कितना मास है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो 12U होता है, और इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स अगर मैं लूँ तो 12 ग्राम। तो एक कार्बन का कितना मास होता है, एटॉमिक मास 12U। अगर मैं मोलर मास लूँ तो G लिख सकता हूँ 12 ग्राम। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीजन का देखूँ तो एक ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास जो है 16 होता है, लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम है, दो। एक का अगर 16 है, एक ऑक्सीजन का अगर 16 है तो दो का कितना होगा, 32U या G। करेक्ट। तो रिएक्टेंट साइड जो है, रिएक्टेंट साइड का टोटल मास अगर मैं अब लूँ तो वो कितना मिलता है मुझे, वो मिलता है 32 + 12 दैट इज़ 44 ग्राम। तो टोटल मास जो रिएक्टेंट साइड का है वो कितना है, 44 ग्राम। अब इसी तरीके से अगर आप राइट हैंड साइड का देख लो, राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड में हमारे पास प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या है, एक ही मॉलिक्यूल है, वो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में देखो कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, एलिमेंट्स प्रेजेंट। एक तो कार्बन है, और क्या है, दो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, दो। ठीक, अब एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12U और 12G मोलर मास, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, लेकिन है कितने, दो, तो 2 × 16, एक का 16 है। ठीक, तो टोटल कितना हुआ, 32। अब इन दो का भी अगर मैं सम निकालूं, टोटल मास निकालो प्रोडक्ट साइड का, तो वो कितना है, 12 + 32 दैट इज़ 44 ग्राम। तो अगर इस रिएक्शन को मैं देख लूँ तो इसमें जो रिएक्टेंट साइड है उसका टोटल मास कितना है, रिएक्टेंट में साइड में जितने भी सबस्टेंसेस है, मॉलिक्यूल्स या एटम्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में, उनका टोटल मास 44, और प्रोडक्ट साइड में भी कितना टोटल मास 44। तो मैं कह सकता हूँ कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट साइड का मास है वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट साइड का। खाली ये रिएक्शन ही, कोई भी बैलेंस्ड रिएक्शन अगर आप लोगे केमिकल रिएक्शन, उसमें आपको यही मिलेगा कि रिएक्टेंट साइड जो है, टोटल मास जो रिएक्टेंट साइड का होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट साइड का। इसी चीज़ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होगा एक केमिकल रिएक्शन में, टोटल मास जो रिएक्टेंट साइड का होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट साइड का। ठीक है, तो यही कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये लेवाइजर ने दिया था। ठीक, तो द लॉ वाज पुट फोर्थ बाय लेवाइजर इन 1789। इट स्टेट्स दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक, और यही एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिस्कस भी की। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन जो है किस चीज़ को कहते हैं, इसको भी एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं सबस्टेंस लेता हूँ वाटर।
वाटर, मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल लिया। अब इस वाटर मॉलिक्यूल की केमिकल फार्मूला तो आपको पता है, वाटर की H2। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में अगर आप देखोगे कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व है, शाबाश, वाटर में एक तो हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन कितने हैं, 2। ठीक, अब इन 2 हाइड्रोजन की वजह से इस वाटर में कितना मास होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो होता है 1U। 2 हाइड्रोजन्स का कितना होगा, 2U। इसी तरीके से एक ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है, 16U। अब क्योंकि ये दोनों मिलकर वाटर बनाते हैं तो वाटर का जो मास होगा वो होगा ड्यू टू 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड ड्यू टू 1 ऑक्सीजन एटम, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का बना है। तो टोटल मास जो होगा, जो मास होगा, सम होगा हाइड्रोजन के मास और ऑक्सीजन के मास का, वो कितना होगा, 18। 16 + 2 18U। तो टोटल मास जो है एक वाटर मॉलिक्यूल का वो कितना मिलेगा आपको, 18U। तो एक वाटर मॉलिक्यूल का टोटल मास कितना है, 18U। और अगर मैं मोलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स लूँ तो 18 ग्राम। ठीक, अब यहाँ पर वापस आ जाइए। तो इस 18 ग्राम मास, जिसमें हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, अब हाइड्रोजन जो है इस 18 ग्राम में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 2U और 2 ग्राम। और ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट करता है, 16। तो अगर मैं बोलूँ, क्योंकि ये वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है, हाइड्रोजन की वजह से इसमें 2U मास होता है या 2G मास होता है, और ऑक्सीजन की वजह से 16। अगर अब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन 2 एलिमेंट्स का रेशो निकालूंगा मास का, वो क्या मिलेगा आपको, 2:16। 2 कंट्रीब्यूट करता है हाइड्रोजन, 16 करता है ऑक्सीजन। अगर इस चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करूँ, इस रेशो को मैं सिंप्लीफाई करूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 2 1s 2 8s, वो क्या हुआ, 1:8। तो मैं कह सकता हूँ कि इस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, जिसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल बना है, उनका कंट्रीब्यूशन जो है मास में वो है 1:8। 1:8, मतलब 1U हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन है मास में, 8U किसका है, ऑक्सीजन का। तो मास, शाबाश, रेशो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर क्या है, 1:8। ठीक, अब यहाँ पर आ जाए वापस। अब वाटर जो है अगर मैं कहीं से भी लाऊं, अगर मैंने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल लाया, कहाँ से, टैप वाटर लिया मैंने, नल से मैंने वाटर लाया। दूसरी कंडीशन में बना रहा हूँ कि मैंने किसी दरिया, रिवर से वाटर लाया। तीसरी कंडीशन में बना रहा हूँ कि मैंने लैब में खुद वाटर प्रिपेयर किया, लैब में। ठीक, तो इन तीनों सोर्सेज से मैं जो वाटर लाऊंगा, उस वाटर में अगर मैं एनालाइज करूंगा, उस वाटर को मैं जब मैं एनालाइज करूंगा, तो उसमें भी हमें क्या मिलेगा कि उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का जो रेशो है वो 1:8 होगा। इस रिवर वाटर में भी यही मिलेगा आपको, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशो, सिंपलीफाइड रेशो 1:8, और इसमें भी 1:8। और यही कहलाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। क्या कहता है कि अगर आप किसी भी कंपाउंड को, किसी भी सबस्टेंस को, किसी भी केमिकल कंपाउंड को किसी भी सोर्स से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स का जो प्रपोर्शन होगा, रेशो होगा मास का, वो हमेशा फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा। चाहे आप उस केमिकल सबस्टेंस को पानी, अगर मैं एग्जांपल लूँ, चाहे उसको किसी पौंड से लाओ, किसी रिवर से लाओ, किसी समंदर से लाओ, उसमें कोई भी चेंज आपको नहीं मिलेगी। दुनिया के किसी कोने से भी लाओ आप एक केमिकल सबस्टेंस, उसमें कंपोजिशन जो है, उसमें प्रपोर्शन जो है एलिमेंट्स के मास का, वो कभी चेंज नहीं होगा। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। अब कार्बन इसमें कितने, एक, और इस कार्बन की वजह से जो मास होगा वो कितना होगा, 12, क्योंकि एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, 2 का कितना होगा, 32। तो ऑक्सीजन कितना मास कंट्रीब्यूट करेगा इसमें, 32। तो इसमें जो रेशो होगा, शाबाश, कार्बन डाइऑक्साइड में जो रेशो होगा कार्बन और ऑक्सीजन के मास का, वो क्या होगा, 12:32।
अब इसको मैं अगर क्या करूँ सिंप्लीफाई, 26 टू 16,000, तो मुझे क्या मिलेगा रेशो 6:16। फिर से मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्योंकि अभी भी ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 3s 2 8s, तो क्या मुझे मिला रेशो 3:8। ये रेशो है शाबाश मास का कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का। अब इसका क्या मतलब है कि कहीं से भी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले आएंगे किसी भी कोने से, उस चीज़ को जब हम देखेंगे जहाँ से भी हम ले आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को और एनालाइज करेंगे उसमें यही मिलेगा हमें, कार्बन और ऑक्सीजन इसी रेशो से आपको मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ मास। ये कहता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। A chemical compound always contains same elements in definite proportion by mass and is does not depend upon the source of compound. ठीक, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड में बी फॉर्मड इन नंबर ऑफ वेज। कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं किसी नंबर ऑफ वेज से बना सकते हो या ला सकते हो, लेकिन उसमें हमेशा क्या मिलेगा आपको कि 12 ग्राम होंगे कार्बन और 32 ग्राम होंगे क्या, शाबाश, ऑक्सीजन। ठीक, तो ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। नाउ हमारे पास थर्ड जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है इसको समझेंगे एक एग्जांपल से। चलिए इसी एग्जांपल को मैं डिस्कस करता हूँ। मान लो मेरे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और इसको मैंने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। अब ये रिएक्शन जब हुई तो हमें क्या मिला, वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, और अगेन मैंने क्या किया, इसी हाइड्रोजन को इसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया और इस वक्त जो हमें मिला वो क्या मिला, एक नया सबस्टेंस H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और दोनों पॉसिबल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखिए जैसे आपने इससे पहले भी लोअर क्लास में पढ़ा है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं। तो जब एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो डिफरेंट सब्सटेंसेस भी आपस में मिलके बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैं फिर से आपको ये रिवाइज करता हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट किया और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया, वाटर। और यहाँ पर सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने भी रिएक्शन किया और बनाया क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। करेक्ट। अब इस चीज़ को अगर आप बैलेंस पहले करोगे इस रिएक्शन को, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन एटम्स और राइट हैंड साइड में 2, तो हाइड्रोजन तो बैलेंसड है। ठीक, अब रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, तो मुझे क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 1 ही है, तो मैं इस 2 को किस में कन्वर्ट करना है, मुझे 1 में। यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए, तो 2 को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, 1 में हाफ करोगे, तो हाफ ऑफ O2 मीन्स 1 ऑक्सीजन। ठीक, तो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर अगेन फिर 2, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, अब मेन पॉइंट जो यहाँ पर है वो आप देखिए, यहाँ पर जो ये रिएक्शन हुई है इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आप देखोगे तो इसमें 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है रिएक्शन में, रिएक्टेंट साइड में। अब इन 2 हाइड्रोजन्स की वजह से, अब इन 2 हाइड्रोजन्स का कितना मास होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और 2 हाइड्रोजन्स का कितना होगा, 2, तो इसकी वजह से 2U या 2 ग्राम मास होगा। शाबाश। अब यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन जो है हाफ ऑफ ऑक्सीजन O2, हाफ ऑफ O2 मीन्स एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है, 16U और 16G। करेक्ट, शाबाश। तो इस रिएक्शन में 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन होते हैं किसके साथ, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ और बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। करेक्ट। अब यहाँ पर आ जाइए, इस रिएक्शन में अगर हम देखेंगे इसमें भी 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो एक हाइड्रोजन का मास 1 और 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मिला के हमें कितना मिलेगा, 2G या 2U। अब लेकिन यहाँ पर इस रिएक्शन में कितने ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, 2 ऑक्सीजन, ऊपर 1 ही था। अब 2 ऑक्सीजन की वजह से शाबाश, यहाँ 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, एक का 16 और 2 32। करेक्ट, 16 + 16। अब इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। ऊपर क्या हो रहा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और मिल के बना रहा है
एक वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर सेम 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उनका मास जो है सेम है, तो हाइड्रोजन जो है सेम कंडीशंस के साथ यहाँ पर भी रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी। तो हाइड्रोजन यहाँ पर फिक्स है, ये अपना मास चेंज नहीं कर रहा है। मास कौन चेंज कर रहा है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऊपर इस रिएक्शन में 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर 32। करेक्ट। अब यहाँ देखिए, इस चीज़ को छोड़िए आप, क्योंकि ये अपना मास फिक्स रख रहा है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन जो है अपना मास चेंज कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं चेंज कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट चेंज कर रहा है वो कौन है, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को एनालाइज करो, ऊपर देखो इसका कितना मास रिएक्ट हुआ है इस रिएक्शन में, 16 ग्राम। नीचे वाली रिएक्शन में कितना हुआ है, 32 ग्राम। इसका रेशो निकालो आप, निकालो रेशो इसका, 16:32। इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 1s 16 2s 32। तो ये यहाँ पर देखिए, इसका सिंपलीफाइड रेशो जो आप लोगे वो क्या है, 1:2। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन जो है इस वाली रिएक्शन में 16 ग्राम कंबाइन होके किस 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ बना रहा है वाटर मॉलिक्यूल, और यही ऑक्सीजन, इसी ऑक्सीजन का 32 ग्राम यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और फर्स्ट रिएक्शन में वाटर की कंडीशन में जब इसने वाटर बनाया उस टाइम का मास, और जब इसने कोई दूसरा कंपाउंड बनाया जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उस टाइम का मास जो है उसका जब हम रेशो निकालते हैं तो वो रेशो मिलता है हमें एक होल नंबर रेशो और सिंपलीफाइड रेशो, एक सिंपल होल नंबर रेशो हमें मिलता है। और यही कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है कि अगर दो सबस्टेंसेस, दो एलिमेंट्स, दो मॉलिक्यूल्स मिलकर एक से ज़्यादा सबस्टेंसेस बनाते हैं, तो उस कंडीशन में जो सबस्टेंस अपना मास जो है वेरी कर रहा है एक फिक्स्ड सबस्टेंस के साथ, और बनाते हैं दो डिफरेंट सबस्टेंसेस, उस एलिमेंट का, उस सबस्टेंस का अगर आप रेशो निकालोगे उसके मास का, वो आपको एक सिंपल होल नंबर रेशो मिलेगा। तो इसको अगर आप इसकी डेफिनेशन पे हम जाते हैं तो क्या बता रहा है, इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, अगर दो एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन विद फिक्सड वेट ऑफ अदर। देखिए फिक्सड वेट किसका है यहाँ पर, हाइड्रोजन का। तो ये क्या बता रहा है कि जो वेट होगा एक एलिमेंट का जो किसी फिक्स्ड मास के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक, विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर इन दिस कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स में बियर्स होल नंबर रेशो बाय वेट। तो उनका रेशो जो है वो क्या होगा, एक होल नंबर रेशो होगा। होल नंबर तो पता है ना आपको, जो 0 1 2 3 है ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 1 2 3 4 ऐसा करके, ठीक। मतलब यहाँ पर हमें डेसिमल फॉर्म या नेगेटिव फॉर्म नहीं मिलती, ठीक। ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक। इसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास लॉ है वो क्या है, एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ क्या है, ये एक आसान सा लॉ है। यहाँ पर इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, दो कंटेनर है मेरे पास, और सेम कंटेनर्स है, सेम साइज़ के। यहाँ पर सेम साइज़ का तो नहीं बना, लेकिन आप एज्यूम करो कि ये सेम साइज़ के हैं। मतलब जितना इसमें गैस, शाबाश, जितना इसका वॉल्यूम है उतना इसका भी वॉल्यूम है, ठीक। तो यहाँ पर मैं मालूम वॉल्यूम ऑफ दिस बीकर, फर्स्ट बीकर, यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम सेकंड बीकर के बराबर, क्योंकि साइज सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है ये एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या बता रहा है कि अगर आपके पास क्या है, दो गैसेस हैं, दो गैस है आपके पास। मान लो मेरे पास ऑक्सीजन गैस है और मेरे पास है हाइड्रोजन गैस। दो गैसेस है मेरे पास, एक तो हाइड्रोजन गैस और क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस,
ठीक। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या बता रहा है कि अगर आपके पास दो गैसेस है, किसी कंटेनर में दो गैसेस है और उन गैसेस का वॉल्यूम सेम है, मतलब जितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम है हमारे पास उतना किसका है, हाइड्रोजन का। दो गैसेस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जितना वॉल्यूम है हाइड्रोजन का उतना वॉल्यूम किसका है हमारे पास, ऑक्सीजन का भी। अब अगर दो गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो इन दोनों गैसेस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो होंगे इस कंटेनर में वो बराबर होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ, शाबाश, हाइड्रोजन के। फिर से मैं बता रहा हूँ, दो गैसेस है आपके पास और जो गैसेस है आपके पास उनका वॉल्यूम सेम है। मान लो मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, कितना, 1 लीटर मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, और मेरे पास हाइड्रोजन गैस भी है, वो भी कितना है, 1 लीटर। तो सेम वॉल्यूम दोनों में। अब देखिए, अब क्या बता रहा हूँ, अब अगर मैं देखूँ कि इस 1 लीटर ऑक्सीजन गैस में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं ये काउंट कर दूँ, ठीक, और यहाँ इस साइड में क्या करूँ, इस 1 लीटर हाइड्रोजन गैस में काउंट करूँ कि मेरे पास कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इस 1 लीटर में कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब मैं काउंट करूँ, यहाँ से जो मुझे काउंट मिलेगा वो इसके बराबर होगा। समझ आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस 1 लीटर में 100 मॉलिक्यूल्स होंगे, जब मैं काउंट करूँ 100 मॉलिक्यूल्स मुझे मिलेंगे किसके, ऑक्सीजन के। तो इस 1 लीटर में भी जब मैं 1 लीटर हाइड्रोजन में भी काउंट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसमें भी 100 H2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये कहलाता है एवोगैड्रोस लॉ। क्या कि कोई भी दो गैसेस अगर हो, या गैसेस अगर आप लो, कोई भी दो गैसेस इक्वल वॉल्यूम के कोई भी गैसेस अगर आप लो, चाहे आप हाइड्रोजन के लो, ऑक्सीजन के लो, नाइट्रोजन के लो, अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, मतलब ये जो आपने ऑक्सीजन लिया है उसका टेम्परेचर और प्रेशर जो है सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन गैस है उसका टेम्परेचर और प्रेशर भी क्या होना चाहिए, सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन। मतलब ये जो ऑक्सीजन है इसका टेम्परेचर मान लो अगर 10 डिग्री है और प्रेशर है फॉर एग्जांपल 1 बार, इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इसका भी अगर टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर इसमें है 1 बार। ठीक, तो यहाँ पर देख कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो वॉल्यूम गैस का सेम होना चाहिए, और जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का उतना ही आपको क्या किसका लेना है, हाइड्रोजन का। मान लो इसका भी हमने 1 लीटर लाया, इसका भी। अब इस ऑक्सीजन का टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, 10 डिग्री फॉर एग्जांपल, इसमें भी कितना होना चाहिए, सेम 10 डिग्री। अगर इसका प्रेशर है 1 बार, इसका भी होना चाहिए 1 बार। जब ये चीज़ें कॉमन हो, सेम हो, सिमिलर हो, उसके बाद अगर आप देखोगे इस ऑक्सीजन के कंटेनर में, इस ऑक्सीजन के 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, और इस हाइड्रोजन के कंटेनर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, तो वो जब काउंट आप करोगे तो वो आपको सेम मिलेगा। जितना इसमें होगा उतना इसमें भी। तो ये कहलाता है एवोगैड्रोस लॉ। और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हमारे पास है ये, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ पर N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक, तो वॉल्यूम जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है किसके, नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक, और एक फॉर्म है इसकी, अगर आप दो गैसेस के हिसाब से निकालोगे वो क्या है, V1/N1 वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस, मान लो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये बराबर होंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला किसे कहते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ये क्या चीज़ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। ठीक, मॉलिक्यूल किस चीज़ को कहते हैं, मॉलिक्यूल हम उस सबस्टेंस को कहते हैं जो बना हो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का या एटम्स का, दो या दो से ज़्यादा एटम्स का जो बना होता है उसे कहते हैं क्या, मॉलिक्यूल। जैसे मेरे पास एक सबस्टेंस है वाटर H2O। अब ये वाटर जो है, अब यहाँ पर देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये सबस्टेंस जो है ये किस चीज़ का बना है, देखिए ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है। दो
डिफरेंट एलिमेंट्स या एटम्स है इसमें, ठीक। तो दो शाबाश डिफरेंट एटम्स का बना है, जिसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 3, ठीक। ओवरऑल ये 3 एटम्स का बना है, जिसमें हाइड्रोजन जो है 2 बार है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किस चीज़ का बना है, कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का। तो इसमें टोटल कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स, ठीक। अब इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। और एक एग्जांपल लेते हैं हम H2। अब ये देखिए, ये सबस्टेंस जो H2 ये किसका बना है, 2 हाइड्रोजन एटम्स का। तो इसमें भी 2 एटम्स है, तो ये भी मॉलिक्यूल कहलाएगा। समझ आ रहा है आपको। तो मॉलिक्यूल हर उस चीज़ को हम कहते हैं जो बना हो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या ये एटम्स जिनसे ये बनता है मॉलिक्यूल, क्या वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट? चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे सेम एटम्स कंबाइन हो, जैसे 2 नाइट्रोजन कंबाइन होके N2 बनाएंगे, ये भी मॉलिक्यूल कहलाएगा। चाहे डिफरेंट एटम्स कंबाइन होके शाबाश कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे C6H6, ठीक है, बेंजीन। अब ये किसका बना है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का, ये भी मॉलिक्यूल है। या ग्लूकोज के एग्जाम्पल है C6H12O6, ये भी मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एटम्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है डिफरेंट प्रपोर्शन में मिक्स हुए। तो हर वो चीज़ जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का बना होता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। फिर वो एटम्स सेम हो या डिफरेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब मॉलिक्यूल फार्मूला किसे कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल आपने समझा। अब कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपके पास है, कोई भी मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल का जब आप क्या देखोगे, शाबाश, कि वो मॉलिक्यूल किस एलिमेंट का बना है, किस एलिमेंट का बना है, और वो एलिमेंट जो है या वो एटम जो है जिनका वो बना है, उनका काउंट क्या है, एग्जैक्ट काउंट क्या है, कितनी बार वो इस मॉलिक्यूल में है। ये जब आप शाबाश शाबाश फाइंड करते हो, जब ये लिखते हो, तो इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। मेरे पास वाटर है। अब वाटर जो है किसका बना है, वाटर बना है 2 हाइड्रोजन एटम्स का और 1 ऑक्सीजन एटम का। तो हम भी क्या लिखेंगे, वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये हो गई वाटर की मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक। इसी तरीके से कोई दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट या हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसकी शाबाश मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है और कितनी बार है। हमें पता है इसमें हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, और ये भी पता है कि इसमें हाइड्रोजन 2 बार है, सल्फ़र शाबाश 1 बार और ऑक्सीजन 4 बार। तो H2SO4 इसकी हो गई क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एक कंपाउंड या एक सबस्टेंस में कौन सा एटम और कितनी बार है एग्जैक्टली उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये एम्पिरिकल फार्मूला अब किस चीज़ को कहते हैं, ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या है फिर, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला जो है हम किसे कहते हैं, मान लो मैंने यहाँ पर अभी एग्जांपल जो ली यहाँ पर बेंजीन की, ठीक। बेंजीन जो है C6H6, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक। बेंजीन एक सबस्टेंस है, इसका मैंने एक मॉलिक्यूल लिया C6H6। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अगर आप रेशो देखोगे, शाबाश कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। अब कार्बन कितने हैं इसमें, शाबाश, हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है, ठीक। अच्छा, अब मुझे बताइए यहाँ पर क्या ये जो इनका रेशो है अगर मैं निकालूं, मतलब इस कंपाउंड में 6 बार कार्बन 6 बार हाइड्रोजन है, तो इनका रेशो क्या निकलेगा, 6:6। अब ये रेशो जो है क्या ये सिंप्लीफाइड है, नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं इस 6 को शाबाश इस 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, 6:1 तो इसमें अगर मैं देखूं कि सिंपल रेशो क्या है, सिंपल रेशो, ये तो रेशो है ही 6:6, मगर 6:6 सिंपल रेशो नहीं है, क्योंकि हम 6 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं बिना डेसिमल फॉर्म अटेन किए, होल नंबर रेशो हमें मिल सकता है इससे सिंप्लीफाइड। तो जब मैं 6 और 6 को डिवाइड करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 6 1:1 तो यहाँ पर मुझे क्या मिला कि एक्चुअल जो इसमें सिंपल रेशो है वो क्या है कि कार्बन, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है,
एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। अब देखिए, तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म, शाबाश, फॉर्म होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला को जब हम क्या करते हैं सिंप्लीफाई, और वहाँ से जो फार्मूला मिलती है उसी को कहते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे C6H6 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से जो फॉर्म आएगी CH, ये होगी एम्पिरिकल फार्मूला किसकी, बेंजीन की। और एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक। अब इसमें देखिए रेशो क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन, 2/2। लेकिन ये तो शाबाश आपस में कैंसिल होंगे, 2 1 तो एक्चुअल रेशो क्या है इसका, सिंपल रेशो क्या है इसका, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो क्या है, 1:1। मतलब इस शाबाश हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बनने में एक हाइड्रोजन के साथ शाबाश एक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वही तो एक्चुअल यहाँ पर भी है, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन मतलब एक के साथ एक, 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन मतलब एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। तो ये HO या OH जो है ये है एम्पिरिकल फार्मूला किसकी, शाबाश हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। और एक एग्जांपल से मैं इसको ख़त्म करता हूँ, जैसे मेरे पास ईथेन है, शाबाश CH3, ये तो ईथेन की मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गई, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लिखते हैं कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो है कितने हैं वो हम लिखते हैं, हम फार्मूला को सिंप्लीफाई नहीं करते। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, शाबाश सिंप्लीफाई करता हूँ, इसका रेशो जो है कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशो, तो मुझे क्या मिलेगा, कार्बन इसमें कितने हैं 2, 2:2, हाइड्रोजन 3 + 3 6, क्योंकि 2 को 6 में डिवाइड कर सकता हूँ इनको, 2 1 2 3 तो एक्चुअल रेशो क्या है 1:3, मतलब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो वो क्या हो गया CH3, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये है इसकी शाबाश एम्पिरिकल फार्मूला। शाबाश, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होती है, वो फार्मूला जो हमें मिलती है जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को शाबाश सिंप्लीफाई करते हैं, सिंपलेस्ट रेशो जब हम लेते हैं एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला में, वहाँ से जो हमें मिलती है फार्मूला उसे कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल ऐसे भी है कि जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम भी है, मतलब जिन शाबाश जो मॉलिक्यूलर फार्मूला, जब किसी मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसी हो जो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो उसमें एम्पिरिकल फार्मूला भी वही होगी, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वाटर है, अब वाटर में देखिए इसमें हाइड्रोजन शाबाश कितने 2 और ऑक्सीजन कितने 1, 2:1 रेशो है। क्या आप इसको फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हो, नहीं, 2/1 ये तो सिंपलेस्ट है ऑलरेडी, ठीक। तो वाटर की जो शाबाश वाटर की जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो H2O है, और वाटर की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो भी H2O ही है। सिंप्लीफाई हमें करना है होल नंबर रेशो में, डेसिमल फॉर्म या नेगेटिव फॉर्म नहीं ले आनी है, ठीक। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आप लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, 1:2, 1:2 जो है ऑलरेडी सिंप्लीफाइड रेशो, इसको हम फर्दर डिवाइड या फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एम्पिरिकल फार्मूला भी CO2 ही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CO2 ही है, ठीक। तो ये थी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए एम्पिरिकल फार्मूला हम बोलते हैं इट इज़ अ फार्मूला रिप्रेजेंटिंग द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, ठीक। एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल में सिंपलेस्ट रेशो में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसी को कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब एम्पिरिकल फार्मूला जो है यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला बेंजीन C6H6 इज CH, बिकॉज इस को मैं सिंपलीफाई कर सकता हूँ 6 1 6 1 C1H1 इसकी C1H1 मीन्स CH इसकी empirical formula. Now, molecular, it is a formula that shows the exact number of different types of atoms present in a given molecular compound. Shabash. For example, C6H6 is the molecular formula benzene. ठीक, तो ये हमें बताती है एग्जैक्ट काउंट एटम्स का, ठीक। जैसे वाटर का H2O, ग्लूकोज C6H12O6। अब ग्लूकोज की क्या होगी एम्पिरिकल फार्मूला, इसको सिंपलीफाई करो 6 1 6 2 6 1 1:2:1, दैट इज कार्बन एक बार, हाइड्रोजन 2 बार और ऑक्सीजन 1 बार। ये है एम्पिरिकल फार्मूला किसकी, ग्लूकोज की, ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो ये एम्पिरिकल फार्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है,
इसके बीच में क्या कोई रिलेशन है? क्या एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में कोई रिलेशन है? हाँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही हम एम्पिरिकल फार्मूला डिराइव करते हैं, उसका मतलब है रिलेशन है। वो क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हम निकाल सकते हैं फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे? एम्पिरिकल फार्मूला जो होगी किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की, जो एम्पिरिकल फार्मूला होगी, उसको अगर हम कोई होल नंबर n मल्टीप्लाई करेंगे तो वह हमें क्या देगी? उस चीज़ की मॉलिक्यूलर फार्मूला। फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी चीज़ की अगर आपको एम्पिरिकल फार्मूला पता है, उस एम्पिरिकल फार्मूला को अगर आप कोई होल नंबर n मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4, ठीक, तो वहाँ से आपको जो फॉर्मूला मिलेगी वो होगी उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला है एक सबस्टेंस की CH। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 6 से, देखिए तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 6C6H6, 6 टाइम में C भी है H भी है, तो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला किसकी? बेंजीन की। तो यहाँ से बेंजीन की। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने जो ये 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर किया CH को, मुझे कैसे पता था कि मुझे 6 मल्टीप्लाई करना है? मैंने क्यों नहीं किया 2 मल्टीप्लाई? या ये नंबर जो है n, ये क्या होना चाहिए जिससे ये एम्पिरिकल फार्मूला जो है किसमें कन्वर्ट होगी? मॉलिक्यूलर फार्मूला से। या मैं सिंपली कह सकता हूँ ये n हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए भी एक हमारे पास रिलेशन आती है। वो क्या है? किसी भी सबस्टेंस का n कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? n हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सबस्टेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सबस्टेंस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ दैट सबस्टेंस, एम्पिरिकल फार्मूला मास। फिर इसको एक बार देखिए, n जो है, n हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। उस कंपाउंड जिसकी हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालनी है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, जब हम उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ, तो वहाँ से मिलेगा n। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा उसी के साथ टॉपिक। ठीक, ये यहाँ पर मैंने लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। क्वेश्चन से ये हम कवर करेंगे। ठीक, अच्छा, द एम्पिरिकल फार्मूला मास क्वेश्चन है यहाँ पर। द एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ कंपाउंड इज, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2O। एक कंपाउंड है हमारे पास, एक सबस्टेंस है हमारे पास, उसकी जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH2O। ठीक, ये गिवन है। ये किसी कंपाउंड की फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, और उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है, शाबाश, और क्या गिवन है? उसी कंपाउंड का जिसकी ये एम्पिरिकल फार्मूला है उसका शाबाश मॉलिक्यूलर मास 8180 दिया गया है। अब ये क्या बता रहा है? द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, उस कंपाउंड का शाबाश, उस कंपाउंड की जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो आप बताइए। शाबाश, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको फाइंड करनी है। देखिए दिया क्या गया, किस एक कंपाउंड की दी गई है आपको एम्पिरिकल फार्मूला, उसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो भी दिया गया है। अब बताना है कि वो कंपाउंड जो है उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। अब मैंने अभी आपको बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला दी गई है तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, शाबाश, मैंने रिलेशन दी थी, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एम्पिरिकल फार्मूला तो मेरे पास है, गिवन है CH2O, लेकिन ये n गिवन नहीं है। n जो है ये कौन सा नंबर मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है। अब n के लिए भी मैंने बताया था, n कैसे कैलकुलेट करते हैं? n हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब यहाँ पर देखिए इन दो चीज़ों में अगर आप देखोगे, मॉलिक्यूलर मास जो है ये गिवन है, मॉलिक्यूलर मास इज़ 180,
180, ये मॉलिक्यूलर मास, ये गिवन है। अब हमें क्या चाहिए फिर, ये गिवन है इस फार्मूला में, हमें चाहिए एम्पिरिकल फार्मूला मास, ये चाहिए। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास हम निकालेंगे कैसे, देखिए एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए आसान तरीका है, एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो लिखिए। एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसका मास कितना है, उसी को कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। वो कैसे निकालते हैं, हम देखते हैं कि इस एम्पिरिकल फार्मूला में कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है, उस एटम का इंडिविजुअल एटॉमिक मास क्या है, उन एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है उसको हम सम करते हैं। जैसे ये कार्बन, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का बना है एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसमें जो मास होगा वो ड्यू टू कार्बन होगा, ड्यू टू टू हाइड्रोजन एटम्स होगा, ड्यू टू एक ऑक्सीजन एटम होगा। अब एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, देखिए एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास होता है 12 U प्लस दो, एक हाइड्रोजन एटम का कितना होता है 1, दो हाइड्रोजन का क्या होगा 2 × 1 प्लस एक ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक मास 60। ठीक, अब इसका टोटल मास कितना निकलेगा 12 + 2 + 16, तो वो क्या होता है, वो होता है 30, 14 + 16 30। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने कैसे निकाला, एम्पिरिकल फार्मूला जिन एलिमेंट से एटम्स की बनी थी उनका एटॉमिक मास मैंने देखा, उसको सम किया। ठीक, तो 30, तो मिल गया यहाँ पर हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास भी। तो मैं n कैलकुलेट कर सकता हूँ, n = मॉलिक्यूलर मास गिवन है 180 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने निकाला अभी 30, तो इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 6 = 18, तो n = 6। अब n मिल गया, n को इस इक्वेशन में पुट करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं यहाँ पर लिखूँगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला शाबाश = n हमने निकाला 6 × एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है CH2O। अब इसको देखिए, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है शाबाश 6 × कार्बन क्या होता है मीन्स 6, आपको आपने मल्टीप्लाई किया किसमें, कार्बन में भी, हाइड्रोजन में भी, ऑक्सीजन में भी, तो ये क्या बन जाएगा 6 टाइम्स कार्बन, शाबाश ऑलरेडी 2 टाइम्स हाइड्रोजन है, तो 6 × 2 टाइम्स हाइड्रोजन क्या होता है 12 टाइम्स, 6 × 2 = 12 टाइम्स हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन एक ही बार है, जब 6 मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 6 = 6, तो ऑक्सीजन 6 बार, C6H12O6। एक्चुअल में ये कंपाउंड था क्या, एक्चुअल में ये ग्लूकोज था, हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सब्सटेंस, तो ये उसी की एक्चुअली एम्पिरिकल फार्मूला हमें दी गई थी। ठीक, तो ये हमने निकाला कि ये इस एम्पिरिकल फार्मूला का जो एक्चुअल कंपाउंड या मॉलिक्यूल है वो कौन है, ग्लूकोज। ठीक, तो ये होती है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मैंने ये देख सकते हैं आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला = n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला, n = मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास गिवन है, एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है, एम्पिरिकल फार्मूला मास हम कैसे निकालेंगे, ये जिन एटम्स का बना है उसी का मास, मास ऑफ 1 कार्बन प्लस मास ऑफ 2 कार्बन मास ऑफ दिस। ठीक, तो ये बन के 30 आ रहा है, गिवन मॉलिक्यूलर मास 180 है, n निकाल सकते हैं 180/30 दैट इज 6। अब n का वैल्यू 6 है, तो मॉलिक्यूलर मास = n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो 6 × एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज ग्लूकोज। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस मॉलिक्यूलर मास दिस इज। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट किसे कहते हैं, ठीक, तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें क्या है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेरे पास रिएक्शन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए, इसमें इस रिएक्शन को पहले देखते हैं कि बैलेंसड है कि नहीं है, क्योंकि मैं इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो अप्लाई करता हूँ। इस रिएक्शन में कार्बन लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड से एक है, तो राइट हैंड साइड से भी एक ही है, तो कार्बन तो बैलेंसड है। ठीक, अब ऑक्सीजन जो है लेफ्ट हैंड साइड से कितने हैं, 2, और राइट हैंड साइड से भी 2, मतलब ये रिएक्शन जो है बैलेंसड है। ठीक, अब इसमें देखिए, इस बैलेंसड रिएक्शन में ये कार्बन जो है, कार्बन का मास कितना है इन्वॉल्व, क्योंकि कार्बन एक ही है, तो एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, करेक्ट 12U। अब ऑक्सीजन जो है कितने इन्वॉल्व है, 2, तो एक ऑक्सीजन का तो 16 होता है एटॉमिक मास, 2 ऑक्सीजन हो तो 16 + 16 32।
ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आपको ये मिलेगा कि ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बना है कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है, मॉलिक्यूल जिन एटम्स का बना है उन एटम्स का इंडिविजुअल अपना जो मास है, एटॉमिक मास है, उनको हम सम करेंगे। जैसे ये एक कार्बन का बना है, तो एक कार्बन की वजह से इसमें 12U का मास होगा, क्योंकि एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, और 2 ऑक्सीजन का बना है, 2 ऑक्सीजन का, तो एक ऑक्सीजन की वजह से 16 मास होगा, दूसरे की वजह से 16, तो ये टोटल क्या आएगा 44। ठीक, अब यहाँ देखिए, इस पे फोकस करिए आप। मैं कह सकता हूँ, इसको मैं ट्रांसलेट करता हूँ, ये देखिए अब मैं कह सकता हूँ कि 12 ग्राम मोलर मास में लेता हूँ, 12 ग्राम कार्बन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है, या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। फिर से समझिए, मैं रिपीट करता हूँ एक बार। इसका क्या मतलब है, इस रिएक्शन से मुझे ये समझ आता है कि जब 12 ग्राम कार्बन के कंबाइन होते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ से जो चीज़ मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का तभी बनता है जब 12 ग्राम कार्बन कंबाइन होते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और उस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है 44। अब छोड़िए इसको, अब मेरे पास यहाँ पर आ जाइए। मेरे पास यहाँ पर एक कंडीशन है कि किसी बंदे ने क्या किया, उसने मुझे दिया 12 ग्राम कार्बन। ठीक, अब इस 12 ग्राम कार्बन के साथ उसने दिया मुझे, शाबाश, 50 ग्राम या मान लो 64 ग्राम ऑक्सीजन, और ये बता रहा है मुझे आप बना के दो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो बना तो सकते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो इसने मुझे दिया, कार्बन ला के दिया, ऑक्सीजन ला के दिया, बता रहा है बना दो कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन कितना ला के दिया 14 ग्राम, और ऑक्सीजन 64। अब मैं स्टार्ट करूँगा, शाबाश, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का जब मुझे बनाना हो तो मुझे कितना चाहिए, कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 32। तो मैं स्टार्ट करूँगा, मैं पहले, शाबाश, एक मॉलिक्यूल इसको बना के दूंगा कार्बन डाइऑक्साइड का। उसमें मुझे एक मॉलिक्यूल में मुझे कितना चाहिए कार्बन 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन में लूँगा, और उसके साथ कितना ऑक्सीजन चाहिए मुझे 32 ग्राम, तो 32 ग्राम में लूँगा ऑक्सीजन, शाबाश, ऑक्सीजन, शाबाश। तो मुझे शाबाश, मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ कितना, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, शाबाश। तो 12 ग्राम मैंने लिए, जो मुझे मिला था इससे कार्बन और ऑक्सीजन, उसमें से 12 ग्राम मैंने लिए कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब इतना ही मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल मुझे बनाना है, मैं एक मॉलिक्यूल शाबाश बनाऊंगा पहले, तो उसमें मुझे इतना चाहिए, ये तो मुझे ऊपर बता रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो 12 ग्राम कार्बन जब रिएक्ट करेगा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तो मिलेगा एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो बना एक मॉलिक्यूल। अब मैं करूँगा कोशिश कि मैं नेक्स्ट बनाऊँगा दूसरा मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। अब दूसरा मॉलिक्यूल अगर मुझे बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए और 32 ग्राम ऑक्सीजन। ऑलरेडी मेरे पास टोटल कितना था 64, 32 मैंने यूज़ किए पहला मॉलिक्यूल बनाने के लिए। अब मेरे पास कितना है 32, तो मैं उनमें से 32 ले आऊँगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब मुझे इस 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना कार्बन रिएक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए 12 ग्राम। अब 12 ग्राम मुझे कार्बन नहीं आना, लेकिन वो तो है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि इस बंदे ने दिया टोटल 12 ग्राम ही, वो मैंने ख़त्म किया पहले ही स्टेप में, पहला ही मॉलिक्यूल बनाने में ख़त्म हो गया। अब दूसरा मॉलिक्यूल बनाने के लिए कार्बन जो है वो तो है ही नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। ठीक, इतना समझ आया। अब यही है लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखिए लिमिटिंग रिएजेंट को मैं डिफाइन करूँगा। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, एक ऐसा सबस्टेंस रिएक्शन में जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। अब देखिए ये रिएक्शन जो है ये तो कंप्लीट हो गई, क्यों, क्योंकि पहला स्टेप यहाँ पर पहला हमने एक मॉलिक्यूल बना दिया, दूसरा मॉलिक्यूल बनने के लिए तो कार्बन चाहिए, वो तो है ही नहीं। जब कार्बन ही नहीं है तो रिएक्शन स्टॉप होगी, क्योंकि खाली ऑक्सीजन है, तो रिएक्शन ख़त्म हो गई, रिएक्शन जो है कंप्लीट हो गई, स्टॉप हो गई। अब रिएक्शन जब स्टॉप हुई तो मुझे बताओ कौन सा सबस्टेंस, कौन सा एलिमेंट या मॉलिक्यूल जो है फुल कंज्यूमर, कार्बन, कार्बन के बराबर 12 ग्राम, तो ये कार्बन कहलाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है एक तरीके से मैं ऐसे डिफाइन करूँगा कि ऐसा सबस्टेंस रिएक्शन में जो कम्प्लीटली कंज्यूम होता है।
ठीक, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे यहाँ पर इस एग्जांपल में कार्बन, अब जो कंज्यूम नहीं होता, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी अगर कोई सब्सटेंस जो है उसका कुछ अमाउंट जो है वो रिएक्ट नहीं करता है, ऐसे ही रहता है, उसे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो इस एग्जांपल में O2 जो है एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी, रिएक्शन स्टॉप होने के बाद भी, शाबाश, मेरे पास बचे ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स। ठीक, और एक तरीके से समझिए लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरी डेफिनेशन समझिए। अब मुझे बताइए ये रिएक्शन जो है, ये दूसरा मॉलिक्यूल मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का जो बनाना था वो क्यों नहीं बना सका मैं? क्योंकि कार्बन की जो शाबाश सप्लाई थी, कार्बन का जो अमाउंट था वो लिमिटेड था, वो कम था। कार्बन का की जो ये शाबाश क्वांटिटी लिमिटेड होने की वजह से ये रिएक्शन जो है दूसरा मॉलिक्यूल बनाने के लिए वो तो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि खाली ऑक्सीजन है मेरे पास, तो उसको रिएक्ट करने के लिए कार्बन तो चाहिए। तो इस कार्बन की वजह से ये रिएक्शन क्या होगी, अब स्टॉप। अब ये कार्बन जो है इस शाबाश रिएक्शन को स्टॉप करने में इसका शाबाश हाथ है। अब यही सब्सटेंस जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप होती है, जिसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट होती है, या रिएक्शन जो है लिमिट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, तो ये था हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसकी डेफिनेशन ज़रा देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफाइन मोल। मोल किस चीज़ को कहते हैं? तो मोल किस चीज़ को कहते हैं, वहाँ जाने से पहले थोड़ा यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे मोल जो है, अभी तक जो आप जानते होंगे वो यह है कि फिजिक्स में आप पढ़ते हो कि मोल जो है एक यूनिट है, एक यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। सब्सटेंस का कितना अमाउंट है ये हम मेजर करते हैं किसे? मोल से। ये फिजिक्स में आप पढ़ते हो। जैसे हम लेंथ जो है, लेंथ का यूनिट जैसे हम लेते हैं मीटर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेंथ जब हमें मेजर करनी हो तो हम कैसे करते हैं मेजर? मीटर से, ऐसा यूनिट। और भी हमारे पास जो है यूनिट्स होते हैं लेंथ मेजरमेंट के लिए, जैसे सेंटीमीटर होता है, किलोमीटर होता है। ठीक, यहाँ जिस तरीके से हम वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम जब हम मेजर करते हैं, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम का यूनिट जो होता है वो क्या है? मीटर क्यूब होता है, या लीटर्स में भी हम मेजर करते हैं। तो इसी तरीके से मोल जो है फिजिक्स में आप पढ़ते हो, किसी चीज़ का जब हमें देखना है कि उसका कितना है अमाउंट किसी सब्सटेंस का, तो हम मोल यूज़ करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जो ये मोल है, ये एक यूनिट, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। जैसे जनरली हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ का शाबाश मेजरमेंट करते हैं, वेट करते हैं, तो कैसे निकालते हैं? केजीज में, है कि नहीं? अब देखिए, मैं अगर आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दूं कि मेरे पास एक एटम है, हाइड्रोजन का एक एटम, शाबाश, हाइड्रोजन का एक एटम है मेरे पास। तो मैं आपको बोलूँ कि आप बताएं इसका वेट कितना है? क्या आप इस हाइड्रोजन के एक एटम को केजी के हिसाब से वेट निकाल सकते हो? क्या आप इसको केजी स्केल पे, या जो हम यूज़ करते हैं स्केल वेट निकालने के लिए, क्या वो यूज़ कर सकते हैं? नहीं। क्यों यूज़ नहीं कर सकते? क्योंकि हाइड्रोजन का एक एटम जो है ये बहुत छोटा है, ये हमें दिखता नहीं आँखों से, इतना छोटा है। तो इसको अगर आप वेइंग स्केल पे आप इस पे रखोगे तो वो दिखाएगा क्या? इससे ज़्यादा तो उसका एरर होता है मशीन का, जो वेट निकालती है। ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं होगा प्रैक्टिकली, हम एक एटम का वेट जो है केजी के हिसाब से नहीं ले सकते। ठीक, एक और क्वेश्चन अब यहाँ पर लिखिए कि मेरे पास एक गिलास है वाटर का एक गिलास है मेरे पास। अगर मैं आपको बोलूँ इस गिलास में क्या है, वो आप बोलोगे वाटर है। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसकी फॉर्मूला क्या होती है? H2O। ठीक, तो मैं अगर आपको बताऊं कि आप बताओ इस गिलास ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, क्या आप मुझे काउंट कर के दे सकते हो? तो आप तो कहेंगे ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें दिखता नहीं मॉलिक्यूल, जब मॉलिक्यूल ही नहीं दिखता तो इस गिलास में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे दिखेगा? उसको फिर गिनेंगे कैसे? तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो यहाँ पर आपको मैंने क्वेश्चन दिए, इनका आंसर जो है हमें मोल देता है। हम बिना वेट की मशीन का यूज़ करके
हाइड्रोजन, एक एटम हाइड्रोजन का वेट बता सकते हैं हम बिना कैलकुलेट किए एक गिलास वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोल। अब देखिए ये मोल है क्या और कैसे ये चीज़ें हम इसकी मदद से निकालते हैं। ठीक, अब मोल जो है ऐसे समझिए, मैं अगर आपको बोलूँ मेरे पास जो है 12 बनानाज है, देखिए, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे पास 1 डज़न बनानाज है कि नहीं? क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 12 जो होते हैं, 12 चीज़ें जो होती हैं उसको 1 डज़न कहा जाता है। 1 डज़न, 1 डज़न मीन्स 12 यूनिट्स। तो 12 बनानाज मीन्स 1 डज़न बनानाज। अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास शाबाश 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो कोई ये बता सकता है मेरे पास 1 डज़न हाइड्रोजन एटम्स हैं? या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कोई बोलेगा मेरे पास 1 डज़न रुपीज़ है, तो मेरे पास कितने रुपीज़ है? 12 रुपीज़। तो ये मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, जैसे एक डज़न जो होता है, जैसे एक डज़न जो होता है किसके बराबर होता है? 12 यूनिट्स के बराबर, 12 चीज़ों के बराबर। वो चीज़ कोई भी हो सकता है, बनाना हो सकता है, एटम हो सकता है, रुपीज़ हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, ऑरेंजेस हो सकते हैं। तो इसी तरीके से समझिए एक चीज़, वो क्या है? एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। ये एक ऐसा नंबर है शाबाश जो डिनोट करता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स या पार्टिकल्स। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने कहा 1 डज़न है मेरे पास बनाना, 1 डज़न बनानाज का मतलब है 12 बनानाज। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मेरे पास 1 एवोगैड्रो नंबर बनाना का है, बनाना का, उसका मतलब है मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 बनानाज है। समझ आ गया? तो एवोगैड्रो नंबर एक नंबर है जिसका शाबाश वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब वो चीज़ें जो आप गिन रहे हो या वो चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो। जैसे एक एवोगैड्रो बनाना मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 बनाना। एक एवोगैड्रो अगर मैं बोलूँ एटम्स का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक, 1 एवोगैड्रो रुपीज़ मीन्स 6.022 इन 10⁻23 रुपीज़। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ जैसे 1 डज़न का मतलब 12 यूनिट्स होता है, उसी तरीके से एवोगैड्रो नंबर जो है उसका मतलब 6.022 इन 10⁻23 चीज़ें होती हैं। ये एवोगैड्रो नंबर जो है ना, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे नंबर एवोगैड्रो एन ए से डिनोट किया जाता है। अब ये कहाँ से मैंने लाया और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका कनेक्शन है मोल के साथ बहुत गहरा। वो क्या है देखिए, अब इन चीज़ों को आप जहन में रखिए। अब यहाँ से मैं एक चीज़ निकालूंगा, वो क्या है? एक मोल जो होता है ना, 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस किसी भी चीज़ का 1 मोल जो होता है ना, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सबस्टेंस। किसी भी चीज़ का 1 मोल जो होता है ना, उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ चीज़ें होते हैं उसी चीज़। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। मैं अगर बोलूँ मेरे पास 1 मोल ऑरेंज है, तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि मेरे पास जो ऑरेंजेस है उसका उनका काउंट जो है वो है 6.022 इंटू 10⁻23 ऑरेंजेस। समझिए, जैसे 1 डज़न होते हैं 12 चीज़ें, उसी तरीके से शाबाश वो एवोगैड्रो नंबर होता है इस चीज़ के बराबर। और 1 मोल जो होता है किसी भी चीज़ का 1 मोल जो होता है, उसमें जब आप गिनोगे वो जिन चीज़ों का बना है, तो आपको मिलेगा कि वो चीज़ें जो होगी वो कितनी होगी? एवोगैड्रोस नंबर के बराबर। मैं समझाऊंगा आपको। मेरे पास 1 मोल है वाटर का एक कंटेनर है
ये 1 मोल है वाटर। इसका मतलब जो है ना, वाटर का 1 मोल का मतलब ये है कि इस कंटेनर में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स का बना है। समझ आ गया? 1 मोल का मतलब ये होता है, किस 1 मोल रुपीज़ अगर मैं बोलूँ आपको, तो मेरे पास कितने रुपीज़ है, 6.022 इंटू 10⁻23 रुपीज़। अगर मैं आपको बोलूँगा मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स है, तो कितने एटम्स हैं मेरे पास, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। समझ आ गया? तो जैसे 1 डजन होते हैं 12 चीज़ें, उसी तरीके से 1 मोल जो होता है किसी भी सबस्टेंस का, कोई भी चीज़ अगर आपके पास है और उसका आपके पास 1 मोल है, इसका मतलब है कि आपके पास 6.022 इन 10⁻23 चीज़ें हैं उसी सबस्टेंस की। समझ आ गया आपको? मतलब अगर आपके पास 1 मोल ब्रिक्स है तो आपके पास 6.022 इन 10⁻23 ब्रिक्स है। तो किसी भी चीज़ का जब आप 1 मोल लोगे तो उसमें होती हैं 6.022 इन 10⁻23 पार्टिकल्स उसी चीज़ की। समझ आ गया इतना? तो मैं कह सकता हूँ 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसलिए मैंने बोला था कि ये नंबर जो है ना इम्पोर्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, यानी सबस्टेंस सबस्टेंस कंटेन्स, किसी 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का अगर हो उसमें होते हैं 6.022 इन 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दैट सबस्टेंस। और इस नंबर को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दैट सबस्टेंस, ऑफ दैट सबस्टेंस। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लूँगा यहाँ पर। मैं अगर बोलूँ मेरे पास 2 मोल्स है, 2 मोल्स है 2 मोल्स है वाटर की, क्योंकि मुझे पता है वाटर मॉलिक्यूल्स का बना होता है H2 का। ठीक, तो अगर आपको कोई बोलेगा कि अगर आपके पास 2 मोल्स है वाटर के, तो मुझे बताओ इस 2 मोल्स में, इन 2 मोल्स वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के। तो आप क्या बताओगे? आपको पता है, 1 मोल अगर होगा किसी भी चीज़ का, वो चीज़ क्या है इस वक्त, वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर जो होगा, क्योंकि किसी चीज़ का 1 मोल जो होता है उसमें होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब वो चीज़ें जिनसे वो बना है। तो 1 मोल वाटर जो है उसमें होंगे 6.022 इन 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर जो है मॉलिक्यूल्स का बना है कि नहीं? वाटर मॉलिक्यूल्स का बना है, तो 1 मोल जो वाटर का होगा उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्योंकि इसने 2 दिए हैं तो मैं निकाल सकता हूँ, अगर एक में इतने होते हैं तो 2 मोल वाटर में कितने होंगे, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझ आ गया? तो अभी तक इसको मैं शाबाश जल्दी से बताता हूँ। 1 मोल जो होता है, 1 मोल कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक चीज़ इतना याद रखा आपने। अब यहाँ पर देखिए, अब हम 1 मोल जो है ना, 1 मोल जो है ना, यहाँ पर देखिए, या मैं कह सकता हूँ ये नंबर कहाँ से आया और मोल की अब डेफिनेशन हम निकालते हैं। अब देखिए, और एक एग्जांपल से पहले इसको समझते हैं फिर मैं डिफाइन करता हूँ। अगर आपके पास है कार्बन को आपको पता है कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, तो कार्बन का अगर आप एक एटम लोगे, क्या लोगे, एक एटम कार्बन का, जिसका एटॉमिक मास 12U होता है। समझिए, कार्बन का मैंने लिया एक एटम कार्बन का, जिसका मास कितना है, एटॉमिक मास मीन्स एटम का जो मास होता है, एटॉमिक मास 12U। यू होता है यूनिफाइड मास, क्योंकि एटम का जो मास हम लेते हैं, मेजर करते हैं, वो यूनिफाइड मास जो है यूनिट होता है एटॉमिक मास। जैसे 12 kg, इसी तरह 12 यू जैसे kg यूनिट है, यू भी यूनिफाइड मास एक यूनिट है, यूनिफाइड मास। इसको हम कहते थे
एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और उसी एटॉमिक मास यूनिट को अब हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक, मैं फिर से यहाँ आ जाता हूँ। कार्बन का एक एटम है मेरे पास और उस एटम का मास कितना है 12 U, 12 U। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कार्बन 12। क्या कहते हैं? कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब क्या है? कार्बन का वो एटम जिसका मास होता है 12 U, 12 U। अब समझिए 12 जो है ना, इसके अगर मैं लूँगा 12 ग्राम्स, कितने में लूँगा? 12 ग्राम्स। कार्बन के मैंने कितने लिए? कार्बन 12 के 12 ग्राम्स। फिर से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैंने क्या लिया? कार्बन का एक एटम जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसको हम कार्बन 12 भी कहते हैं। इस कार्बन 12 के हम कितने ग्राम्स लेंगे? 12 ग्राम्स। और इन 12 ग्राम्स में हम काउंट करेंगे कि इन 12 ग्राम्स में कितने कार्बन 12 के एटम्स हैं। तो वो जब हम गिनते हैं तो वो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन 12 एटम्स। तो मतलब कार्बन के 12 ग्राम्स में हमें मिलते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम्स। तो इसी से हम मोल भी हम डिफाइन करते हैं। तो ये मैंने एक्चुअली कंप्लीट किया था इससे पहले, अब यहाँ पर मैंने ये थोड़ा समझाया। 1 मोल जो होता है ना, 1 मोल हम कहते हैं किसी भी सबस्टेंस का उतना अमाउंट। 1 मोल हम कहते हैं कोई सबस्टेंस है आपके पास, वाटर है, हाइड्रोजन है, कोई भी चीज़, उस चीज़ का उतना अमाउंट जिसमें होते हैं, जिसमें प्रेजेंट होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। या मैं ऐसे कह सकता हूँ किसी भी सबस्टेंस का उतना अमाउंट जिसमें प्रेजेंट हो उतने एटम्स या पार्टिकल्स जितने किसमें होते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम्स में, उसे भी हम कहते हैं 1 मोल, या उस पर भी हम कहते हैं मोल। तो मोल हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। मोल जो है किसी भी सबस्टेंस का उतना अमाउंट जिसमें उतने पार्टिकल्स हों जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम्स में, या किसी भी सबस्टेंस का उतना अमाउंट जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं 1 मोल, या उसे हम मोल कहते हैं। समझ आ गया? जैसे इसकी हम थोड़ी सी डिफिनीशन यहाँ पर लेते हैं। A mole is the amount of substance that contains as many entities, मतलब चीज़ें। अगर वो एटम्स का बना है तो एटम्स, मॉलिक्यूल का बना है मॉलिक्यूल, आयन्स का बना है आयन, या किसी भी पार्टिकल, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। समझ आ गया? तो किसी भी सबस्टेंस का उतना अमाउंट जिसमें उतने चीज़ें हो जितने कि कार्बन 12 एटम के आइसोटोप के 12 ग्राम्स में होते हैं। और वो कितने होते हैं? मैंने पहले ही कहा, कार्बन 12 के 12 ग्राम्स में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो या मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, ए मोल ऑफ सबस्टेंस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये भी मैंने कहा, एक मोल किसी भी सबस्टेंस का जो होता है उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो ये टर्म भी इसी तरीके से मैंने आपको समझाया। द टर्म मोल लाइक ए डजन thus refers to a particle number of things. A dozen equals 12 eggs. A mole of water equals 6.22 × 10⁻23 water molecules. समझ आ गया? अब यहाँ से समझिए और 2 टर्म्स हैं मेरे पास, मोलर मास और मोलर वॉल्यूम। किस चीज़ को कहते हैं समझिए। मेरे पास जो है एक गिलास है वाटर का, एक गिलास है किसका? वाटर का। वाटर का एक गिलास है मेरे पास। इस वाटर का एक गिलास जो है, ये इन टर्म्स ऑफ मोल में बताऊँ तो मैं बताऊँगा मेरे पास इस वाटर की गिलास में जितना वाटर है वो 1 मोल के बराबर है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पास 1 मोल वाटर है एक गिलास में, मैंने लिया है वो एक गिलास में मैंने कितना लिया है? 1 मोल वाटर। अब देखिए इस 1 मोल वाटर का जब मैं क्या करूँ, इस 1 मोल वाटर का जब मैं मास लूँ, क्या लूँ? मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स के हिसाब से जब मैं इसको शाबाश लूँ तो वहाँ से जो चीज़ निकलेगी उसी को हम कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। समझिए, 1 मोल जो है किसी भी सबस्टेंस का, हमने अभी देखा किसी भी सबस्टेंस का 1 मोल जो है उसमें होते हैं एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब 1 मोल जो है ना किसी भी सबस्टेंस का अगर आपके पास है और आप उसको क्या करोगे, आप उसको मशीन पे रखोगे, वे मशीन पे, तो आप देखोगे उसका मास जो है
कितना है ग्राम्स के हिसाब से, मास कितना निकलेगा ग्राम्स में, उसी को कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं? मोलर मास। तो सिंपली कह सकते हैं एक मोल किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है ग्राम्स के हिसाब से, उसे कहते हैं मोलर मास। ठीक, समझ आ गया? चलिए, इतना अभी काफ़ी है, मैं इसमें थोड़ा ऐड करूँगा इसके बाद। मोलर वॉल्यूम किसे कहते हैं? इसी तरीके से मैं फिर से समझ, आपके पास ये वाटर है, 1 मोल वाटर है गिलास में। अब इस 1 मोल वाटर जो है ना क्या का वॉल्यूम जो होगा, अब देखिए आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है आपके पास, इसमें इसमें मान लो मेरे पास है ऑक्सीजन का गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक, ऑक्सीजन गैस है मेरे पास इस कंटेनर में, और वो कितना है? 1 मोल, 1 मोल जो है O2 गैस है इस कंटेनर में। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं देखूंगा कि ये जो 1 मोल 1 मोल ऑक्सीजन गैस मेरे पास है, इस 1 मोल ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम है, इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, या इसका वॉल्यूम कितना है। तो जब वो मैं देखता हूँ तो वो वहाँ से मुझे मिलता है मोलर वॉल्यूम। तो 1 मोल जो है ना किसी भी सब्सटेंस का, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। समझ आ गया? तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जो है उसका कितना मास होता है ग्राम्स के हिसाब से, उसे मोलर मास कहते हैं। और वॉल्यूम के हिसाब से, लीटर्स के हिसाब से, क्यूबिक मीटर्स के हिसाब से जब हम देखते हैं कि 1 मोल जो है कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसे कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और इनमें आप अभी समझिए, किसी भी सब गैस का, किसी भी गैस का, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे वो नाइट्रोजन गैस हो, अगर आपके पास किसी भी गैस का क्या है 1 मोल, 1 मोल है ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का, किसी भी गैस का अगर आपके पास 1 मोल है, और आप उसको क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो उसका वॉल्यूम, कि उसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, और वो मेजरमेंट जो आप कर रहे हो उस वक्त जो टेम्परेचर है, उस वक्त जो क्या है टेम्परेचर, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और उस वक्त जो प्रेशर है, उस वक्त जो प्रेशर है जब आप ये मेजर करते हो, वो 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर। मैं फिर से बता रहा हूँ, 1 मोल है आपको किसी भी गैस का, 1 मोल है, और आप क्या सोच रहे हो कि हम इसको मेजर करेंगे कि इसका वॉल्यूम कितना है। और जब आप मेजर कर रहे हो उस वक्त टेम्परेचर और प्रेशर ये है, वो जब वो मेजर करोगे तो आपको पता है वो कितना निकलेगा आपको, वो निकलता है 22.4 लीटर्स। ये समझना। तो किसी भी गैस का 1 मोल जो होता है वो 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, उसका वॉल्यूम इतना होता है। किसी भी गैस का 1 मोल जो है ना उसका इतना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। कब? जब वो उस गैस का टेम्परेचर, या उस वक्त की जब कंडीशंस होते हैं टेम्परेचर की, वो होनी चाहिए 0 डिग्री और प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। समझ आ गया? एक चीज़। दूसरा, मैं मोलर मास के बारे में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, वो क्या है। क्योंकि हम सबको पता है एटम्स को हम ग्राम्स में मेजर नहीं करते उनका मास, वो यूनिफाइड मास में होता है। इसलिए मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करूँगा मोलर मास में। वो क्या है, मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम है ऑक्सीजन। अब हम सबको पता है ऑक्सीजन जो है ना इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16U। क्या होता है 16U। फिर समझिए, मेरे पास एक ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन का हमें पता है कि उसका एटॉमिक मास जो है वो 16U है। ठीक, अब देखिए यहाँ से अगर मैं इस 16U को 16G लिखूँगा, समझिए, तो इसमें तो बहुत फ़र्क आ जाएगा। क्या मतलब 16U मतलब क्या था, 16 यूनिफाइड मास, 16 एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब ये 16G ग्राम बन गया है कि नहीं। अब इसको यहाँ पर देखिए, जब हम एटॉमिक मास को समझिए, जब हम एटॉमिक मास को U के बजाय G में लिखते हैं, यूनिफाइड मास के बजाय किस में लिखते हैं, ग्राम्स में, तो वो ग्राम्स जो वहाँ से मिलते हैं ना आपको, वो बराबर होते हैं उसके 1 मोल के, 1 मोल के। फिर से मैं समझाता हूँ, चलो मैं इस वक्त जो है उल्टे प्रोसेस से आपको समझाऊंगा। मान लो मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन है,
क्या है आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन। इस 1 मोल ऑक्सीजन का अगर मैं मास लूँ इन ग्राम्स तो वो क्या कहलाएगा, मोलर मास। तो 1 मोल ऑक्सीजन अगर आप लोगे उसका वेट निकालोगे, वजन करोगे ग्राम के हिसाब से, वो निकलेगा 16 ग्राम। अब ये 16 जो है ना, इसका ये एक लिंक है, ये 16 कहाँ से आया यही मैं समझा रहा था आपको। एक्चुअली ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 U, 16 U। तो ऑक्सीजन के एक मोल का वेट कितना होगा, 16 G। तो जब हम एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स लिखते हैं तो वहाँ से मिलता है हमें मोलर मास। समझ आ गया। तो एटॉमिक मास को जब हम किस में लिखते हैं, शाबाश, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, इफ़ यू राइट एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स तो हमें मिलता है मोलर मास, मोलर मास। फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल से समझिए, मेरे पास वाटर है, वाटर H2O, क्योंकि एटम नहीं मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो इस वाटर का कितना मॉलिक्यूलर मास है, इस वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है, उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ये बना है 2 हाइड्रोजन एटम्स का और एक ऑक्सीजन एटम का। अब इनका जो इंडिविजुअल मास है वही इसका मास होगा। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, 1U, इसका भी होगा 1U, इसका कितना होता है 16। तो 1 + 16 क्या है, 18U। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18U। अब इसी वाटर का एक मोल जो होगा, इसी वाटर का एक मोल जो होगा उसका कितना वेट होगा ग्राम्स में, वो होगा 18G, 18 ग्राम। तो किसी भी सब्सटेंस का जो होता है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे यू को जी में, 18U के बदले मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास को यूनिफाइड मास के बदले जी में लिखोगे, वहाँ से जो मास निकलेगा वो होगा उसके 1 मोल का मास, इसके 1 मोल का मास। समझ आ गया। हाँ, नाइट्रोजन जो है ना, N2 का 1 मोल जो है ना, उसका वेट कितना होगा, 28 ग्राम। क्यों, क्योंकि N2 का एटॉमिक ये मॉलिक्यूलर मास 28 है। N2 मतलब 2 N का बना है, एक N का 14 होता है एटॉमिक मास, दूसरे का भी 14, तो 28 इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास। इसी मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में लेते हैं तो वो बन जाता है उस सब्सटेंस के 1 मोल का मास इन ग्राम्स। समझ आ गया। चलिए छोड़िए इसको। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन हम लेते हैं। तो मोलर मास किसे कहते हैं, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टेंस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास। मोलर वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, इट इज नोट बाय VM, मोलर मास। ठीक, द यूनिट ऑफ मोलर मास इज लीटर्स पर मोल। लीटर, 1 मोल की कितने लीटर्स। ठीक, या हम इसको लेते हैं मिलीलीटर पर मोल भी। ठीक, अब यहाँ पर कुछ रिलेशंस पढ़ते हैं जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, जिनकी एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स में आ सकती है। ठीक है, वो रिलेशंस क्या है कि अगर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ़ मोल्स, किसी भी चीज़ के आपको नंबर निकालने हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स, कितने मोल्स है इसके, मतलब आपको यहाँ पर समझिए, आपको यहाँ पर दिया गया है कुछ अमाउंट सबस्टेंस, किसी सबस्टेंस का, मान लो मेरे 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 को दिया गया हो यहाँ पर, मान लो 18 ग्राम है मेरे पास वाटर। मुझे बताया गया 18 ग्राम वाटर है मेरे पास, आप बताओ इसके ये कितने मोल्स होते हैं, 18 ग्राम वाटर के कितने मोल्स होते हैं। या किसी भी सबस्टेंस का आपको कुछ अमाउंट दिया गया हो, आपको बताया जाएगा कि आप बताओ वो कितने मोल्स हैं उस सबस्टेंस के। तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सबस्टेंस के निकालने के लिए आपके पास कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो क्या है, गिवन मास। आप कंसेप्ट से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, जैसे मैंने बताया, आप फार्मूला यूज़ कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सबस्टेंस के कैसे निकलते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ, वो मुझे दिया गया है 18 ग्राम वाटर, तो नंबर ऑफ मोल्स मैं कैसे निकाल सकता हूँ, गिवन मास दिया क्या गया है 18 ग्राम डिवाइड बाय वाटर का मोलर मास, वो क्या है 18, वो भी 18 है, तो वो होता है 1 मोल। और मैंने पहले ही बताया वाटर का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास होता है 18U। 18U को अगर आप 18G लिखोगे
तो वो क्या होगा, ये 18 g होगा इसके 1 मोल का वज़न। तो 1 मोल का वज़न जो है वेट वो 18 है, वो 18 है ऑलरेडी, वाटर का 1 दिया गया है गिवन। तो इसका मतलब ये। अब यहाँ पर हम कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। वो रिलेशन यहाँ देखिए आप, अगर आपको निकालने हैं, देखिए इफ़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स आर गिवन, अगर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको दिया गया है एटम्स कितने हैं, एटम्स दिए गए हैं, पार्टिकल्स दिए गए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, और आपको बताया जाएगा क्या बताओ ये कितने मोल होते हैं। समझ आ गया। एक एग्जांपल समझ, मुझे दिया गया इस कंटेनर में मान लो 1000 एटम्स है किसी चीज़ की, आप बताओ ये 1000 एटम्स जो है कितने मोल होते हैं इस सब्सटेंस के। तो उस वक्त आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। 1 मोल जो है ना, 1 मोल या मोल निकालने के लिए गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, जितने एटम्स दिए गए हो या मॉलिक्यूल्स, उसको जब आप डिवाइड करोगे एवोगैड्रो नंबर से 6.022 × 10⁻23 से, तो आपको मिलेगा कितने मोल है। समझ आ गया कि जितने एटम या मॉलिक्यूल दिए गए हों डिवाइड करो एवोगैड्रो नंबर, तो वहाँ से मिलेंगे वो कितने मोल होते हैं। दूसरा, अगर आपको अब मास दिया गया है, मतलब आपको दिया गया कि कंटेनर है, इसमें मान लो 100 ग्राम है किसी सब्सटेंस के, तो ये 100 ग्राम उस सब्सटेंस के कितने मोल होंगे, या इस 100 ग्राम में कितने मोल होंगे उस सब्सटेंस के। तो उस वक्त आप मास की फार्मूला अप्लाई करोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स मास के हिसाब से कितने होते हैं, गिवन मास इन ग्राम्स, जो आपको दिया गया हो मास ग्राम्स के हिसाब से, उसको डिवाइड करोगे आप एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, उसको क्या करो डिवाइड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। समझ आ गया। फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है कि एक कंटेनर है, इसमें 36 ग्राम वाटर है, क्या है 36 ग्राम वाटर। आप मुझे बताइए कितने मोल्स होंगे इसमें वाटर के 36 ग्राम में। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, गिवन मास जो है 36 डिवाइड बाई एटॉमिक मास या मोलर मास, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास 18 होता है, हमने अभी पढ़ा था, 18 1 ज़ार 18 2 ज़ार, तो ये होते हैं 2 मोल्स, ठीक। इसी तरीके से ये अभी मैंने आपको बताया अभी। तीसरा ये है कि अगर आपको कोई सबस्टेंस दिया गया है लीटर्स के हिसाब से, आपको दिया गया है कि मेरे पास एक सबस्टेंस है, वो मेरे पास जो है मान लो 50 लीटर्स, किसी सबस्टेंस के मेरे पास 50 लीटर्स है, आप बताइए ये कितने मोल होते हैं। तो उस वक्त ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। गिवन वॉल्यूम कितना है, गिवन कितना आपको वॉल्यूम है, लेकिन वो वॉल्यूम जो दिया गया ना आपका, वो STPP होना चाहिए, मतलब वो जो दिया गया हो वॉल्यूम वो मेजर किया होना चाहिए उस बंदे ने जिसने आपको ये दिया ना कि वॉल्यूम मेरे पास 50 लीटर है। तो वो जो मेजरमेंट कर रहा है ना 50 लीटर्स, उसका मेजरमेंट तभी माना जाएगा जब इसने वो मेजरमेंट किया होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। समझ आ गया आपको। तो अगर वो इस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे अगर किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है, जैसे मैंने बताया मेरे पास एक गैस है 50 लीटर उसका वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम मैंने मेजर किया था इस टेम्परेचर पे, तो आप उस टाइम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो किस फॉर्मूला से, गिवन वॉल्यूम क्या है डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर्स, क्योंकि एक मोल का 22.4 लीटर होता है वॉल्यूम। तो दिया कितना है वॉल्यूम 0 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर पे डिवाइड बाई 22.4, ये न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ करनी है, ठीक। तो ये फिर इसका हम सेपरेट जो है वीडियो एक देखेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक। तो ये मोल था। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डिफाइन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ठीक। मोलैलिटी किसे कहते हैं, मोलैरिटी किसे कहते हैं। तो ये एक्चुअली 9th का टॉपिक है, मिक्सचर्स जो हमने पढ़ा था, ठीक। तो होमोजेनियस मिक्सचर की मैं बात करता हूँ। मिक्सचर हम किसे कहते हैं, दो चीज़ें जब हम क्या करते हैं मिक्स, जब हम मिक्स करते हैं, मेरे पास कोई 2 चीज़ें हैं उनको मैंने मिक्स किया, तो वहाँ से जो सबस्टेंस मिलता है नया उसे मिक्सचर कहते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास वाटर है, इस वाटर के साथ मैंने ऐड किया साल्ट, तो वहाँ से जो मुझे नई चीज़ मिलेगी वाटर के साथ जो क्या होगा साल्ट, वो चीज़ जो मिलेगी उसी को मिक्सचर कहते हैं। या वाटर के साथ सैंड मिलाओगे मिक्स करोगे वो वहाँ से भी मिक्सचर बनेगा,
ठीक, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर फिर बाद में हम पढ़ते थे, तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पर मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास एक मिक्सचर है, दो चीज़ों का बना है वो, वाटर का और किसका, साल्ट का, साल्ट NaCl का, वाटर का बना है और बना है NaCl साल्ट का। अब देखिए, इसी पे मैं अब ये मोलैरिटी और मोल्ट डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पर इस मिक्सचर में ये जो साल्ट है ना, इसको हम सोल्यूट कहते थे और इसको हम सॉल्वेंट कहते थे, क्योंकि मिक्सचर या सॉल्यूशन जो है ना, सॉल्यूशन भी मिक्सचर ही होता है। सॉल्यूशन या मिक्सचर जो होता है ना, वो मिनिमम कितनी चीज़ों का बना होता है, दो का, और उन दो चीज़ों का जिनका वो बना है ना, उनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जैसे ये यहाँ पर जो सॉल्यूशन है किसका बना है, वाटर और साल्ट का, तो वाटर और साल्ट मैं कहूँगा इस सॉल्यूशन या मिक्सचर के कंपोनेंट है। ठीक, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वही चीज़ें जिनसे मिक्सचर बनता है या बना हो। ठीक, अब वो कंपोनेंट जो अपनी आइडेंटिटी रिटेन करता है, क्या करता है, आइडेंटिटी रिटेन करता है, या जिसकी क्वांटिटी जो है मेजर क्वांटिटी में जो होता है, ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और मिक्सचर का वो कंपोनेंट जो लेस क्वांटिटी में हो और जो अपनी आइडेंटिटी लॉस करता है, उसे कहते हैं सोल्यूट। क्या कहते हैं, सोल्यूट। समझ आ गया। तो NaCl यहाँ पर सोल्यूट है, तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि वाटर क्वांटिटी में भी ज़्यादा होगा, दूसरा साल्ट जो है क्वांटिटी में कम होगा। और एक बात, वाटर जो है इस मिक्सचर के बनने से पहले भी लिक्विड ही था, मिक्सचर के बनने के बाद भी लिक्विड है, तो आइडेंटिटी तो इसने रिटेन कर दी। लेकिन साल्ट तो इससे पहले सॉलिड था, उसकी एक अलग एक कलर था। ठीक, तो जब मिक्सचर ये बन गया तो इसकी तो स्टेट भी अब दिखती नहीं और उसका कलर भी ख़त्म हो गया। तो वाटर ने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी रिटेन की, तो ये सॉल्वेंट है। साल्ट ने नहीं की, तो ये सोल्यूट है। ठीक, अब जाइए देखिए मोलैरिटी और मोलैलिटी किसे कहते हैं। मोलैरिटी आप पहले समझिए। मोलैरिटी क्या होता है, कोई भी सोल्यूशन है आपके पास, कोई भी क्या है, सोल्यूशन मतलब मिक्सचर। ठीक, क्योंकि होमोजेनस मिक्सचर के हम सोल्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ एग्जांपल ही, मेरे पास यही वाटर और शाबाश वाटर और नमक जो है, सोडियम क्लोराइड, इसका एक सोल्यूशन है, मिक्सचर है। अब देखिए, अब मैं डिफाइन करूँगा मोलैरिटी। मोलैरिटी किसे कहते हैं, मोलैरिटी हम कहते हैं कि कितने मोल, शाबाश, कितने मोल इस मिक्सचर में, कितने मोल सोल्यूट के डिज़ोल्व हुए हैं 1 लीटर सोल्यूशन में, उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। समझिए, कोई आपके पास कोई मिक्सचर है, सोल्यूशन है, किस चीज़ का, वाटर और साल्ट का, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इनकी। तो ये मेरे पास है, मान लो जितने भी लीटर्स हैं मेरे पास, 10 लीटर्स है ये इस मिक्सचर के मेरे पास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इसका 1 लीटर मैं निकालूंगा यहाँ से, 1 लीटर। उस 1 लीटर में मैं देखूंगा कि इस 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, किसके, सोल्यूट के। सोल्यूट कौन है यहाँ पर, NaCl के इस 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, उसी को कहते हैं मोलैरिटी। समझ आ गया। तो एक सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स है सोल्यूट के, शाबाश, वो जब हम चेक करते हैं उसे कहते हैं मोलैरिटी। समझ आ गया। नेक्स्ट, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, यही आपके पास फिर से मैं लेता हूँ, यही मेरे पास एक सोल्यूशन है साल्ट और वाटर का, जिसमें साल्ट सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। अब अगर मैं देखूं, क्या देखूं, मैं इस सॉल्यूशन का 1 kg अलग निकालता हूं। जितना भी ये सॉल्यूशन है, मैं इसमें से 1 kg अलग करता हूं। उस 1 kg में मैं चेक करूंगा कि इस 1 kg जो इसमें ये सॉल्वेंट है, ये वाटर जो इसमें 1 kg है सॉल्वेंट, शाबाश, 1 kg सॉल्वेंट में क्या करता हूँ, सेपरेट। इस 1 kg सॉल्वेंट में देखूंगा कि कितने साल्ट के कितने मोल्स इसमें प्रेजेंट है, सोल्यूट कि कितने मोल्स प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट क्या है, साल्ट है ना। तो सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट में, इसी को हम कहते हैं मोलैलिटी। ये दो टर्म्स, तो इसको डिफाइन हम करेंगे। मोलैलिटी जो स्मॉल m से डिनोट होता है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी, ये दूसरी टर्म।
शाबाश। m जो है मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से डिनोट करते हैं, n मीन स्मॉल n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स केमिस्ट्री में, और डिवाइडेड बाय w अगर मैं किसके लिए यूज़ करूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं डिनोट करूँ किससे, कैपिटल W से, और नंबर ऑफ मोल्स में किससे डिनोट करूँ, स्मॉल n से, तो मोलैरिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मोलैरिटी इज इक्वल टू n बाई W। ठीक, और इस तरीके से मोलैरिटी कैपिटल M इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट के, उसे मोलैरिटी कहते हैं। और इसको मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूँ क्योंकि कैपिटल M से डिनोट होता है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को V से डिनोट करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास मैथमेटिकल इक्वेशन M इज इक्वल टू n बाई V। ठीक, तो ये होती है मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर में, और पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर इज 108 ग्राम। हमें बताना है एक एटम जो होगा ना सिल्वर का, इस सिल्वर का एक एटम अगर मैं आपको दूंगा तो और बताऊंगा इसका मास कितना होगा, मुझे इसका बताओ कितना मास है केजी के, ये ग्राम्स के हिसाब से, तो ये क्वेश्चन है। तो छोड़िए इस क्वेश्चन को, अब मुझे बताइए वन मोल जो होगा ना सिल्वर का, 1 मोल ऑफ सिल्वर जो है उसका कितना वेट होगा कि ग्राम्स के हिसाब से। तो आप बोलोगे 108 ग्राम्स, क्यों? क्योंकि एटॉमिक मास जो है ना, किसी भी सबस्टेंस का जो एटॉमिक मास होता है उसको जब हम ग्राम्स के हिसाब से लिखते हैं तो वो मास निकलता है उसकी 1 मोल का, वो बन जाता है उसकी 1 मोल का मास। समझ आ गया? तो 1 मोल सिल्वर जो है ना उसका वेट कितना होगा ग्राम्स के हिसाब से, जितना सिल्वर का एटॉमिक मास है उसी को ग्राम ऐड करना है, बस वही होगा। मैंने पहले ही बताया। तो 1 मोल ऑफ सिल्वर विल वे 108 ग्राम्स, 108 यहाँ से आ गया। ठीक, नेक्स्ट, अब 1 मोल जो है, देखिए 1 मोल सिल्वर में कितने एटम्स होंगे, 1 मोल किसी भी सबस्टेंस का जो होता है उसमें कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो होंगे वो होंगे एटम्स ऑफ किसके, Ag सिल्वर के, किसमें 1 मोल में। तो इसका मतलब ये है ना फिर कि इतने एटम्स जो है 1 मोल का इतना वेट है, तो इसका मतलब है कि इतने ग्राम्स में शाबाश कितने एटम्स हैं फिर ये, या मैं कह सकता हूँ ये वेट जो है ना 108 ग्राम, ये फिर इतने एटम्स का है कि नहीं। तो 6.022 इन 10⁻23 एटम्स ऑफ सिल्वर का इतना वेट है 108 ग्राम। लेकिन हमें इतने एटम्स का थोड़ी बताना है, हमें एक एटम का बताना है। तो यहाँ से फिर कैलकुलेशन करो। चलिए मैं अगर इसमें 1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, फिर तो इस चीज़ को 6.022 इन 10⁻23 को मैं यहाँ ले आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक एटम ऑफ सिल्वर का निकालना है वेट। यहाँ पर कितना है, मेरे क्या निकला है 6.02 इन 10⁻23 एटम्स का वेट यहाँ पर है, मुझे एक का निकालना है। तो एक का कैसे निकालूं, मैं यहाँ पर 1 जो है इंट्रोड्यूस करूँगा क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को यहाँ ले आता हूँ तो यहाँ पर बनेगा 1 एटम ऑफ सिल्वर जो है, 1 एटम ऑफ सिल्वर उसका वेट क्या होगा 108 G डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। इसको इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो वहाँ से हमें आंसर मिलेगा। समझ आ गया? तो इसको हम देखेंगे। Atomic mass of silver is 108 U. We can say that mass of 1 mole of silver is 108 ग्राम, है कि नहीं। एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट करो वही उसके 1 मोल का होता है, मैंने पहले बताया। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सिल्वर इन 1 मोल, 1 मोल सिल्वर में कितने एटम्स होंगे 6.022 इन 10⁻23 सिल्वर एटम्स। तो उसका मतलब क्या है फिर, इसका मतलब है कि 6.022 इन 10⁻23 एटम्स का मास होगा किसके बराबर 108 G, क्योंकि 1 मोल का इतना वज़न है, 1 मोल में इतने एटम्स होंगे तो इतने एटम्स का इतना वज़न होगा। ठीक, अब मास ऑफ 1 एटम क्या कैसे निकलेंगे 108 डिवाइडेड बाई 6.02 इन 10⁻23। समझ आ गया? तो यह यहाँ से निकल के आता है 1.79 इंटू 10⁻−20, ये पावर में है 10⁻−22 ग्राम्स। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये भी सेम, ये भी मोल का ही है। आपको मास निकालना है किसका, वन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है। समझ आ गया। तो पहले मैं निकालूंगा वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका मास कितना है, फिर वहाँ से निकालेंगे। तो वन मोल जो है ना, वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास, वन मोल, तो वन मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होगा वो कितना होगा, वो वो होगा इस कार्बन डाइऑक्साइड का जितना अपना मॉलिक्यूलर मास होगा। क्योंकि ये एटम नहीं, इसका एटॉमिक मास थोड़ी होगा, ये तो मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें। इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इन टर्म्स ऑफ यू। ये बना है एक कार्बन और दो ऑक्सीजन का, तो इसका वज़न भी इन्हीं की वजह से होगा। एक कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12U, एक ऑक्सीजन का 16U, इस ऑक्सीजन का भी 16। तो टोटल इसका मास कितना होगा 12 + 16 + 16 दैट इज़ 44U। तो इसका कितना मास है 44U, इसका मॉलिक्यूलर मास है। और इसके एक मोल का कितना मास होगा अब ग्राम्स में 44G। समझ आ गया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 44G। तो वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका मास होगा 44G। ठीक, लेकिन एक मोल, वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा इसमें कितने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है। वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स। तो एक मोल का इतना वज़न है और एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसका मतलब है 44 ग्राम जो है ये एक्चुअली इतने मॉलिक्यूल्स का वज़न है कि नहीं। 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स हैं ना, 44 ग्राम जो है एक मोल होता है, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, तो 44 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने। तो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का वज़न क्या है फिर 44 ग्राम, है कि नहीं। ये वज़न इतने मॉलिक्यूल्स का है जो एक मोल में होते हैं। लेकिन हमें कितना क्या निकाल, एक मॉलिक्यूल का निकालना है। फिर से वही करेंगे, फिर से वही। तो कैसे निकालेंगे, इतने का इतना होता है, तो वन का कितना होगा 44/10। या आप सिंपल जो है इक्वेशंस की मदद ले सकते हो। मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा 1, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करूँगा 1, क्योंकि इक्वेशन है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब क्योंकि मुझे 1 ही चाहिए था ना, इसीलिए मैंने 1 ही खुद यहाँ पर ले आया। इसको यहाँ लेते हैं क्योंकि ये तो मुझे ज़रूरत नहीं, इतनी मॉलिक्यूल्स का तो ज़रूरत नहीं, एक ही का ज़रूरत है। तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है उसका वो वज़न कितना है 44 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ से आप सिंपलीफाई करके आंसर ले सकते हो। ये चीज़ें जो है ना, ये आप खुद भी सिंपलीफाई कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपका मैथमेटिक्स कैसा है। ठीक, चलिए तो इसको हम देखेंगे। यहाँ पर मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है 44, वो हमने अभी निकाला। एक कार्बन का वज़न और दो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 44। इसका मतलब है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स इतने कार्बन डाइऑक्साइड यूनिट्स मॉलिक्यूल्स। ठीक, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसका वज़न कितना होता है 44 ग्राम। उसका मतलब 44 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे फिर, और यहाँ से 44 डिवाइड बाई ये करके इस का आंसर मिलेगा 7.3 × 10⁻23 ग्राम्स। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें इस क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिले हैं ABCD। इन चार में से हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, किस में होंगे। तो ये भी इजी है, क्यों, क्योंकि हम देखेंगे इसमें पहले ये कितने मोल्स हैं, ये कितने मोल्स हैं, ये कितने मोल्स हैं, ये कितने, जिसके जितने मोल्स होंगे ज़्यादा उतने उसके मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देखूँगा, मैं पहले निकालूंगा ए पार्ट जो है ए पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, क्योंकि मोल से मैं इसको इजीली कर सकता हूँ। फिर नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालते हैं, मैंने एक फार्मूला दी थी, अगर मास के हिसाब से आपको दी गई हो चीज़ें, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ के हम निकालते हैं गिवन मास,
क्योंकि मास चीज़ें जो हैं वहाँ से गिवन मास के हिसाब से दिए गए हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखिए गिवन मास कितना है, 44 ग्राम दिए गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, गिवन मास तो उतना ही है। अब डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है मोलर या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। CO2 लो, ये देखो इस किस किस एलिमेंट का बना है, एटम का बना है, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, इसका भी 16, तो टोटल 44 U इसका होगा मॉलिक्यूलर मास। तो डिवाइड करो 44 मॉलिक्यूलर मास, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, तो 1 मोल है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितने हैं 1 मोल। ठीक, इसी तरीके से O3 का आप निकालो, शाबाश, उसी तरीके से O3 का निकालेंगे, इसी तरीके से इस हाइड्रोजन का, इसी तरीके से SO2 का, और फिर देखेंगे जिसके जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उतने उसके मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा। जैसे ये यहाँ पर मैंने सिंप्लीफिकेशन किए है। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं, जब मास दिया गया हो, गिवन मास बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, 44 गिवन मास है डिवाइड बाय मोलिकुलर मास जो है, मोलर मास जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी 44 ही है। ठीक, तो ये अभी हमने देखा, तो टोटल कितने मोल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 1। इसी तरीके से O3 के मोल निकालेंगे, गिवन मास क्या है 48, मोलर मास भी क्या है 48। क्यों, क्योंकि O3 जो है वो 3 ऑक्सीजन का बना है, 3, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो इसका भी 16, इसका भी 16 प्लस 16 प्लस 16 क्या होता है 48। 48 U इसका मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास। अब इसी मोलिकुलर मास को मैं मोलर मास में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, U के बदले G लिखूंगा तो ये मोलर मास होगा, तो 48, तो यहाँ से भी 48 डिवाइड बाई 48 1 मोल। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ H2 क्या है 8 ग्राम, मोलर मास ऑफ H2 किन का बना है, 2 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 U, इसका भी 1 U, तो टोटल इसमें 2 है, 2 की वजह से कितना मास होगा 2 U। U के बजाय जब मैं G लिखूंगा तो ये होगा, ये है एटॉमिक, ये मॉलिक्यूलर मास, ये कहलाता है मोलर मास। ठीक है, ग्राम्स के हिसाब से जब हम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास को लेते हैं उसी को मोलर मास कहते हैं। ठीक, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4, 2 4। ठीक, अब SO2 का निकालेंगे। SO2 जो है ना, ये कितना दिया गया है, गिवन मास कितना है SO2 का 64 ग्राम, डिवाइड बाई इसका मोलर मास SO2 का, SO2 किसका बना है, एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन का। ठीक, अब एक ऑक्सीजन का 16 होता है, इसका भी क्या होगा 16, सल्फर का 32 होता है, तो टोटल क्या है 16 16 32, 32 प्लस 32 64 U इसका मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि सल्फर मॉलिक्यूल है, 3 एटम्स का बना है, तो 64 इसका मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे तो 64 G, तो 64 डिवाइड बाई 64 इज 1। देखिए अब यहाँ पर इसका 1 मोल दिया गया है, इसका भी 1 मोल दिया गया है, इसके 4 मोल्स दिए गए हैं, इसके 1 मोल। अब हमको पता है, देखिए हमको ये चीज़ें पता है अब, क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 1 मोल किसी भी चीज़ का जब हो तो इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं। 1 मोल ऑफ O3, देखिए 1 मोल ऑफ O3 है, तो इसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 O3 मॉलिक्यूल्स होंगे, है कि नहीं। 4 मोल में कितने होंगे, देखिए 1 मोल हाइड्रोजन में, 1 मोल हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स होंगे, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर कितने मोल है 4, तो मल्टीप्लाई 4 करना है ना आपको, 1 मोल में इतने हैं तो 4 मोल में कितने होंगे 4 इंटू, तो वो कितना है 4 6 24, मैं अप्रॉक्सीमेट लेता हूँ, ये डेसिमल में कैलकुलेट नहीं करूँगा, 24 इन 10⁻23, है कि नहीं। तो 1 मोल SO3 का 1 मोल है, तो इसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 SO2 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सबसे ज़्यादा अब किस में होंगे, हाइड्रोजन के, जिसके मोल ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा। समझ आ गया, सबके 6 इंटू 10⁻23 है, इसकी 24 इंटू 10⁻23।
तो more number of moles, more will be the number of molecules. 8 gram of H2 will contain more number of molecules. ठीक। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 34 ग्राम अमोनिया। 34 ग्राम अमोनिया अगर आपके पास है, एक कंटेनर है आपके पास, इसमें 34 ग्राम अमोनिया है, आपको बताना है कि इसमें अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल। तो मैंने पहले ही बताया था ये चीज़ें हम प्रैक्टिकली जो है बहुत मुश्किल है। ये किससे करते हैं? मोल से। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये थोड़ी गिन सकते हैं, मोल लगाएंगे कंसेप्ट। तो इस चीज़ को आप रखिए। आप बताइए मुझे पहले कि 34 ग्राम जो है अमोनिया का इस कंटेनर में, इसमें ये कितने मोल्स होंगे, ये अमोनिया के कितने मोल्स होंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे। जब आपको ये फाइंड करना है ना मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये एटम्स कितने हैं, एक एटम का कितना मास हो, तो मोल जो है वो कंसेप्ट यूज़ करो। मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने होंगे किसमें, पहले इस कंटेनर में 34 ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? जब मास दिया गया हो, गिवन मास बाय मोलर मास, है कि नहीं। तो गिवन जो मास है वो कितना है, वो दिया गया है 34 ग्राम। अब मोलर मास कितना है इसी चीज़ का, अमोनिया का, वो हम निकालेंगे। अमोनिया बना है 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन्स का, और इन्हीं की वजह से इसका मास होगा, मॉलिक्यूलर मास, इस मॉलिक्यूल का मास इसी की वजह से होगा। तो इनका इंडिविजुअल मास क्या है, नाइट्रोजन का कितना मास है अपना 14 U होता है एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 U, इसका भी 1 U होगा, इसका भी 1 U। टोटल मास जो इसमें होगा वो होगा ड्यू टू 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, दैट इज 14 प्लस 14 प्लस शाबाश 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 17 U। 14 प्लस 1 15 16 एंड तो टोटल इसमें 17 U क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। अब इसको मोलर मास में कन्वर्ट करो 17G। यू को जी जब हम लिखते हैं यू के बदले तो वो मोलर मास बन जाता है। मॉलिक्यूलर मास मोलर मास में कन्वर्ट होता है जब यू की जगह जी लिखते हैं। तो मोलर मास कितना है अब अमोनिया का 17G। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे लिखेंगे, गिवन मास 34 डिवाइड बाई मोलर मास 17, दैट इज 17 1 17 2। तो कितने मोल्स है आपके पास अमोनिया के, 2। सिंपल। अब हमें ये भी पता है ना, ये भी पता है 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस, मान लो यहाँ पर अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे अमोनिया के, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉली। तो 2 मोल्स में कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई 2 करो, सिंपल है ना। या इसको इक्वेशंस की मदद से भी कर सकते हैं। 1 मोल का पता है, 2 मोल का पता नहीं, तो यहाँ पर 1 की जगह क्या होना चाहिए 2, तो लिखो इक्वेशन है ना, तो यहाँ से लिखो 2, यहाँ से भी 2 लिखो, क्योंकि इक्वेशन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ और यहाँ जब हम बैलेंस करेंगे। तो ये क्या हो गया 2 1 2, तो 2 मोल जो होंगे किसके, अमोनिया के, उसमें कितने होंगे 2 इंटू दिस 6 2 12 इंटू, मैं इसको जो है अप्रॉक्सीमेट निकालता हूँ, डेसिमल जो है काउंट नहीं करूँगा। 6 2 12 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, है कि नहीं। तो ये ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ये कैलकुलेट किया था। चलिए, द मोलर मास ऑफ अमोनिया इज 17, दैट इज 14,111, ठीक। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स 34, नंबर ऑफ मोल्स of ammonia in 34 gram, that is 34 divided by 17, that is 2. 1 mole of ammonia contains 6.023 in 10⁻23 molecules. So 2 moles of ammonia will contain 6.02 in 10⁻23 into 2, that is 12.044 cross 10⁻23 molecules. तो ये कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स थे और ये हो गया चैप्टर ख़त्म, चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।